हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे हाइपोथेसिस के बारे में और हमने डिस्कस किया था कि हाइपोथेसिस बेसिकली एक एजुकेटेड गेस होती है, यानी एक ऐसी प्रेडिक्शन जो रिसर्च और ऑब्जर्वेशन की बेस पे बनाई जाती है। फिर हमने उसकी कुछ की करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे फॉर अ गुड हाइपोथेसिस। उसमें पहला हमने डिस्कस किया था कि ये टेस्टेबल होता है, जिसको एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से टेस्ट किया जा सकता है, क्लियर और स्पेसिफिक होता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, बेस्ड ऑन प्रियर नॉलेज होता है कि पहले से जो रिसर्च हुई हुई है उसके बेस पे होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, किसी आउटकम की प्रोडिक्शन पेश कर रहा होता है, फाल्सिफाइबल होता है, यानी ऐसा जो गलत भी साबित हो सकता है। तो आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। मेजरली हाइपोथेसिस की 9 टाइप्स। पहला टाइप है नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस कहता है कि कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज या रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, यानी जो रिजल्ट आप देख रहे हैं वो बस रैंडम चांस की वजह से हो सकते हैं, किसी स्पेसिफिक वेरिएबल का असर नहीं हो सकता। जैसे इसकी अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं कि म्यूज़िक सुनने से स्टडी पर कोई असर नहीं होता, देयर इज़ अ नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक ऑन स्टडी परफॉर्मेंस। अगर इसकी पर्पज़ की मैं बात करूं तो नल हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सपोर्ट होती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, तो ये हमारी सेकेंड टाइप है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो होती है जो कहती है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप या इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। ये नल हाइपोथेसिस के बिल्कुल अपोजिट होती है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस कहता है कि किसी भी वेरिएबल के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप या इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप, मीनिंगफुल रिलेशनशिप या इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। इसकी अगर एग्जांपल हम डिस्कस करें तो इसकी एग्जांपल पे आ जाए लिसनिंग टू म्यूज़िक इम्प्रूव स्टडी परफॉर्मेंस। ये एग्जांपल कहता है कि म्यूज़िक सुनने से स्टूडेंट्स की स्टडी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है, यानी रियल इफेक्ट एग्जिस्ट करता है और हम इस हाइपोथेसिस को प्रूव करना चाहते हैं। अगर इसकी पर्पज़ की बात करूँ तो ये हाइपोथेसिस शो करता है कि अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दें तो इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जा सकता है, यानी इफेक्ट या डिफरेंस रियल है या एग्जिस्ट करता है। अच्छा, थर्ड नंबर पे आ जाती है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अच्छा, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस सिर्फ यही नहीं बताती कि फ़र्क है, बल्कि ये भी स्पेसिफाई करती है कि फ़र्क किस डायरेक्शन में है। जैसे कोई चीज़ इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, परफॉर्मेंस बेटर होगी या वर्स होगी। एग्जाम्पल में ये आ जाएगा कि स्टूडेंट्स हु स्लीप मोर देन 8 आवर्स परफॉर्म बेटर देन दोज हु स्लीप लेस। ये हाइपोथेसिस स्पेसिफिक डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। मोर स्लीप लीड्स टू द बेटर परफॉर्मेंस, यानी जो स्टूडेंट्स 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है एज़ कम्पेयर टू दोज जो जिनकी जो स्लीप आवर्स हैं वो लेस देन 8 आवर्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात आ जाती है कि ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कब यूज़ किया जाता है। तो ये तब यूज़ किया जाता है अगर रिसर्चर्स के पास पहले से ही कोई स्ट्रॉन्ग थ्योरी या एविडेंस हो, तो वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को स्पेसिफाई करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस कहता है कि दो चीज़ों के दरमियान कोई फ़र्क है, लेकिन ये आपको डायरेक्शन नहीं बताता, ये स्पेसिफाई नहीं करता कि डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट है क्या। इन शॉर्ट, इसमें जो डायरेक्शन है वो अनक्लियर होती है। इसकी एग्जांपल में आ जाएगा देयर इज़ अ डिफरेंस इन एग्जाम परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन स्लीप ड्यूरेशन। अब यहाँ पर रिसर्चर्स सिर्फ ये बता रहे हैं कि नींद और परफॉर्मेंस का कोई ना कोई कनेक्शन है, लेकिन वो यहाँ पर ये श्योर नहीं है कि ज़्यादा नींद अच्छी है या बुरी है, कम नींद अच्छी है या बुरी है। बस उनको पता है कि नींद का ड्यूरेशन और जो एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस है उनके बीच में कनेक्शन है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है सिंपल हाइपोथेसिस। तो सिंपल हाइपोथेसिस में सिर्फ एक कॉज और एक इफेक्ट होता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और ये जस्ट दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप शो करती है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं तो इसकी एग्जांपल में आ जाएगा कि कैफ़ीन इंक्रीजेस अलर्टनेस। अब यहाँ पर कोई अगर इंसान कैफ़ीन कंज्यूम करेगा तो उसकी जो अलर्टनेस है वो इंक्रीज़ होगी, सीधा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। इसमें ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, जैसे दो चीज़ें मिलकर किसी एक आउटकम को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, या एक चीज़ का असर बहुत सारी चीज़ों पे हो रहा होता है। इस हाइपोथेसिस में दो या ज़्यादा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, मल्टीपल कॉजेज़ और मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इसमें। अगर इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं तो इसकी एग्जांपल में आ जाएगा लैक ऑफ स्लीप एंड हाई स्ट्रेस रिड्यूस एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड कंसंट्रेशन। इस एग्जांपल में दो कॉजेज़ हैं, नींद की कमी और स्ट्रेस, और दो आउटकम्स हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड कंसंट्रेशन, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है।
अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव जो हाइपोथेसिस होता है ये दो वेरिएबल्स के आपस में कनेक्शन को बताता है, यानी ये इंडिकेट करता है कि टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड, लेकिन ये नहीं बताता कि वन काजेस द अदर। ठीक है, ये एम्प्लॉय नहीं करता। अगर इसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को बताऊं तो इसकी एग्जांपल में आ जाएगा देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन स्क्रीन टाइम एंड एंजाइटी। अब यहाँ पर स्क्रीन टाइम और एंजाइटी का सबब नहीं बताया जा रहा, बस ये बताया जा रहा है कि दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई एसोसिएशन है। शायद जो लोग ज़्यादा एंशियस होते हैं वो ज़्यादा स्क्रीन टाइम लेते हैं, या फिर जो लोग ज़्यादा स्क्रीन टाइम लेते हैं वो ज़्यादा एंशियस होते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं है, बस ये है कि इन दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है कॉजल हाइपोथेसिस। अच्छा, कॉजल हाइपोथेसिस कहता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है। ये एक क्लियर कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप बताता है। अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो इसकी एग्जांपल में आ जाएगा कि एक्सरसाइज रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट आ जाता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अच्छा, ये हाइपोथेसिस नंबर और सिंबल्स के ज़रिए लिखी जाती है और इसे टेस्ट करने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे टी टेस्ट, अनोवा, ईटी। अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर दो ग्रुप्स कंपेयर हो रहे हैं, यानी म्यूज़िक लिसनर्स और नॉन लिसनर्स, तो म्यू 1 और म्यू 2 का मतलब बनता है कि दोनों सेम परफॉर्म कर रहे हैं। अगर स्टैटिस्टिकल टेस्ट शो करे कि म्यू 1 डजंट इक्वल टू म्यू 2, तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इस सारे टॉपिक को आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश करूँ, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हाइपोथेसिस एक जो टेस्टेबल प्रेडिक्शन होती है जो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में होती है। नल हाइपोथेसिस कहता है कि कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट या रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो किसी कोइंसिडेंस की वजह से आ रहा है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसके बिल्कुल अपोजिट होती है और कहती है कि वेरिएबल्स के दरमियान रियल रिलेशनशिप या इफेक्ट एग्जिस्ट करती है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में हम रिलेशनशिप की डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे इंक्रीज या डिक्रीज क्या हो रहा है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस सिर्फ ये बताती है कि कोई फ़र्क या कोई इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन रिलेशनशिप का जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफाई नहीं करती। सिंपल हाइपोथेसिस एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान होती है, एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट करती है, जबकि कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान होती है जो आउटकम्स को इफेक्ट करते हैं। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस कहती है कि दो वेरिएबल्स रिलेटेड हैं, लेकिन ये नहीं कहती कि एक दूसरे को कॉज कर रहा है या नहीं। कॉजल हाइपोथेसिस एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहता है कि स्टैटिस्टिकल मेथड से टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें मैथमेटिकल सैम्पल्स को यूज़ किया जाता है